मैं सर याकूब आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होगा चलते हैं दोस्तों वीडियो में वाई मुस्लिम कंट्री रिस्पेक्ट इंडिया। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो किस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इस पर साजिद तारड़ जी आए हुए हैं। साजिद तारड़ एक्सप्लेन्स इंडियाज गुड रिलेशन विद द इस्लामिक कंट्रीज। अच्छा जी, अब देखिए, जो मलेशिया है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है ना, उसके पीएम हमारे यहाँ आए हुए हैं और क्या ज़बरदस्त स्वागत हुआ है, क्या ज़बरदस्त बातचीत हुई है। और जो दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें बताया गया है कि भाई हम आगे चलकर बढ़ेंगे और ये बहुत कुछ करेंगे। साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। मलेशिया ने कहा है कि जाकिर नायक जो भारत से भागा हुआ है, अगर उसके बारे में सबूत भारत देता है तो हम कार्रवाई करेंगे, उसको भारत को वापस सौंप देंगे। तो जाकिर नायक के फैंस को बड़ा बड़ी मिर्ची लग रही होगी भाई, क्योंकि एक तो मलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश, और वो कह रहा है जाकिर नायक को कि हम भारत को एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं अगर सबूत मिलेगा तो। अब इसमें बहुत सारे खेल हैं, चलिए देखते हैं कि साजिद तारड़ जो हैं वो क्या बता रहे हैं। ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं कि यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संभल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज। तारड़ साहब, आप डिजिटाइज होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो इंटरनेट के साथ किया जा रहा है, कुछ बेचारे स्टार्टअप वाले हैं पाकिस्तान में, कुछ काम करने वाले हैं, कुछ फ्रीलांस वाले हैं, उनकी क्या हालत हुई है। मैं कहूंगा तो शायद पाकिस्तान के लोग या बाकी दुनिया के लोग भरोसा ना करें। मैं पाकिस्तानी की जबानी सुनवाता हूं, देखिए। हमारे मुल्क में इंटरनेट का इशू चल रहा है, फाइबर ने हमें लिटरली डीलिस्ट कर दिया एज ए नेशन, एज ए कंट्री। ऑफिशियली इट्स ह्यूज। लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, घर चल रहे हैं उस इनकम पे, मुल्क में डॉलर आ रहे हैं। ऐसा लगता है
कि ये जो सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है, इसके अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने जिंदगी में रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल किया हो, जिसने जिंदगी में फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट को बिड भेज के गिग लगा के फिर मुसल्ले पे बैठ के दुआ की होगा अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट आ जाए, वरना मेरे घर का बिल नहीं पे होगा, वरना मेरे घर राशन नहीं आएगा। अगर एक भी ऐसा शख्स इन डिसीजन मेकर्स के अंदर बैठा होता ना, तो जितने की फायरवॉल आई है उतने की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, इंक्यूबेशन सेंटर, टेक हब्स बन जाते। मुल्क में 10 आप टेक एग्जीबिशन करवाते, आपकी टेक्नोलॉजी ग्रूम कर जाती। आप पढ़ गए एक फायरवॉल के पीछे इतना बड़ा बजट लगा, काम आता है वो बाद 10, 20, 30 दिन काम करता है, $200 आता है, वो $200 लैंड होने में टाइम लगता है, उसके बाद $200 आते हैं, वो बिजली का बिल भरता है, वो राशन लाता है, वो घर चलाता है। फिर ऐसा होता है कि उसका क्लाइंट भाग जाता है, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि वो काम टाइम पे नहीं कर पाता, फिर ऐसा होता है कि उसके बिजनेस को नुकसान हो जाता है। अब आप मुझे बताएं वो क्या करेगा? अगर तो वो वॉलेटाइल है तो वो क्राइम का रास्ता भी ले सकता है, वो खुद को डैमेज भी कर सकता है, वो हमेशा के लिए ये फील्ड भी छोड़ सकता है। एक टेक्निकल बंदा एक डिफरेंट फील्ड में जाके अपने आप को वेस्ट कर सकता है और वो कभी रिकवरी नहीं होगी। आपके फायरवॉल ठीक हो जाएगी, वो बच्चे का करियर रिकवर नहीं हो पाएगा। ये कोई कैलकुलेट करे कि कितनी जिंदगियों से हम खेल रहे हैं। तो जनाब ये हालत है पाकिस्तान की सरकार की, उसको कोई फिक्र नहीं। अगर पाकिस्तान के लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी आवाम की कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की सरकार को और आपकी आर्मी को, उन्हें मतलब है अपनी जेब से, अपने खजाने से, अपनी अय्याशियों से, अपने नौकर चाकर 52 तरह के पकवानों से, 4 करोड़ के टायर बदलवाने से, BMW की नई से नई गाड़ी में चढ़ने से। आवाम से क्या मतलब है? आवाम मरे चाहे जिए, आवाम टैक्स दे, आवाम हर चीज पर टैक्स दे, खाने पर टैक्स दे, ये भी टैक्स दे, वो भी टैक्स दे, जिहाद के लिए भी टैक्स दे। सब आवाम से लेना है और अपने मंसूबे पूरे करने। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। जिस इंटरनेट से हम बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, पाकिस्तान को उसमें इस्लाम खतरे में नजर आता है और वो उसने बैंड बजा रखी है। रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन आपकी ये क्या वजह है? 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी, लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन मेरा अफसोस मैं देख यूएई में तो शुरू भी हो चुका है। यूएई में अक्रॉस द जितने भी उनकी दुकानें हैं वहां पर यूपीआई सिस्टम चालू हो चुका है। अभी हाल ही में शायद एक 15-20 दिन पहले ही खबर आई थी कि यूएई में जितने रिटेलिंग की शॉप है वहां पर यूपीआई आप एक्सेस कर सकते हो मोस्टली। अभी आप देखते जाइए, अभी इस यूपीआई से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने हैं और ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का मामला है। आप देखिएगा आने वाले 10 साल में। बात क्या आपके चले, आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है नई यूथ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान हैं। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वंस ए वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात ये है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। और हमारे यही आपकी शादी ब्याह पे भारतीय गाने चलते हैं, उन पे हम परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो वहां पे जो उनसे हम जो सा भारतीय गाने वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इवन हमारे त्यौहार जो उनसे हैं वो इंडियन कल्चर से सारा मिलते जुलते हैं। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे नहीं। मैं जोसफ खासकर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है। आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके।
लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब मैं जिस तरह मैं बताना चाहूंगा मिसाल आपकी, कि आपको पता है कि अगला जो इंटर्म सेटअप है उसमें मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि IMF के मुलाजमीन जो है वो नए वजीर आजम लिस्ट में शामिल है। हफीज शेख साहब हैं, भाकर बिल्कुल। साहब हैं, दोनों मुलाजम IMF के, वर्ल्ड बैंक के साथ उनके रिलेशनशिप है। जब आप आजाद ही नहीं है, जहां से $1 बिलियन 3 बिलियन मिला है, आप उनको वजीर आजम बना लेते हैं, तो फिर नेशनलिज्म, मेक इन पाकिस्तान कौन करेगा भाई? फिर कर्जों की बातें ही होंगी ना। IMF के जब वजीर आजम होंगे, जब सिटी बैंक का आपका पहले शौकत अजीज साहब आ गए थे, आप फॉरेन बैंकों के प्रेसिडेंटों को जब वजीर आजम बना लेंगे, फिर कर्जे ही मिलेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों नहीं करते आप? अब जराइल की बात क्यों नहीं करते? अब डिजिटल पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? गूंगे हो गए आप। पड़ोसियों को देख ले, कुछ शर्म कर लें आप। आपके सारे डॉलर आपके सामने आपके अफगानी भाई उठा के अफगानिस्तान ले गए हैं, आप उनमें से पैसे बनाते रहे हैं, मुल्क तबाह कर दिया आपने, लेकिन कुछ शर्म नहीं आती कभी वंस वाइल। और मजे की बात यह है, सबको पता है, चौधरी साहब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। आप जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपकी एजेंसियों की मर्जी से होता है। आप वहां हिलजुल नहीं सकते एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान में। सबको पता है कि डॉलर किस तरह निकल रहे हैं, सबको पता है करप्शन किस तरह हो रही है, सबको पता है कि प्राइवेट जहाजों के ऊपर स्पेन फ्लाइटिंग किस तरह जाती है, सबको पता है। तो स्पेन सर कितना पैसा गया है, बोरियों में डॉलर कितने गए, सबको पता है एजेंसियों को। तो सर फिर इसका मतलब है कि अवेयरनेस अगर आने की जरूरत है तो पाकिस्तान की पब्लिक से ज्यादा पाकिस्तान के अदारों में अवेयरनेस आने की जरूरत है। अगर मुहिब्बे वतनी की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अदारे या जो लोग पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं उनमें मुहिब्बे वतनी आना जरूरी है। चौधरी साहब मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। आपकी एजेंसियां या जिनकी मैं बातें कर रहा हूं सारे पाकिस्तानी या फ्रेंच नहीं है, वो आपके अंदर नहीं है तो सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है। आपको नहीं पता तो इस्लामी इक़्तिदार का नहीं पता। आप जिसको पकड़ते हैं, जिसको जरा देखते हैं हैंडसम है, उसको मुर्शद बना लेते हैं आप। सर लेकिन ये क्या मजाक इस कौम के साथ। ऐसे ही है। सर आपने इस्लामी इक़्तिदार की बात की, आपने इस्लामी रवायात की बात की, तो यूएई की अगर बात करें, सऊदीया की बात करें, इन कंट्रीज की, इन स्टेट्स की बात करें, हमारे से, मैं ये समझता हूँ हमारे से पहले के मुसलमान हैं, हमारे से ज्यादा इस्लाम जानते होंगे। वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे मजहब को, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। यूएई के अंदर मंदिर भी है, यूएई के अंदर गुरुद्वारा भी है। अब तो सऊदी अरेबिया भी जो है अपने आप को खोल रहा है, वो भी बॉलीवुड कर रहा है सारा कुछ, वहां पे मंदिर बन रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे हैं। पहले जियाउल हक ने एक जुल्म किया था जिहाद का तोहफा देकर, और उसके बाद दूसरा जुल्म मैं कहता हूं हमारे अमीरुल मोमिनीन ने दिया। वो कहता है नहीं जी हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सियासत नहीं है, जिहाद से निकल क्यों नहीं रही आप? मेरी समझ नहीं आती। और जिहाद करना तो अपनी जिंदगी के साथ जिहाद करो यार, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद करो, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो। वो जो 300 बच्चा किश्ती में डूब के मर गया, उनको चाहिए था जिहाद की तरफ लेके जाते हो। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते हो? मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ जिहाद करो, मेक इन पाकिस्तान बनाओ इसको, इसके खिलाफ जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ। उस तरफ जाते नहीं हो तुम, पता नहीं क्या बात। अपने दरवाजे दिमाग के बंद कर दिए आपने, बिल्कुल शट डाउन कर दिया दिमाग को, इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी। और इस वक्त आपको ट्वीट भी करते हैं, उर्दू में करते हैं, आपने देखा ही होगा। डेफिनेटली मोस्टली ऐसा ही देखने को मिलता है सर। लेकिन जिस तरीके से तेजी से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी से बनाता नजर आ रहा है, अपना इमेज बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अगर जरा माजी में आप देखें तो जब 1947 से लेकर 57 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए 10 साल में, और उसके बाद आपने कंट्री को डिफेंस वाली साइड पे लेकर, और अभी तक आप डिफेंस मोड से नहीं निकल रहे। लेकिन ये अब लोग इस वक्त, बल्कि लोग जियो पॉलिटिक्स से निकल कर जियो इकोनॉमिक्स पर आ चुके हैं। बिल्कुल। आप उस मोड पे क्यों नहीं जा रहे? आपके अंदर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग करने की ख्वाहिश मौजूद क्यों नहीं है? आप हर चीज इंपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? आप इंपोर्टेड चीजों से इतना प्यार क्यों करते हैं? आप डॉलर और पाउंड की इतनी क्यों इसके पीछे पड़ चुके हैं? अब मैं आखिरी मिसाल इसमें देना चाहूंगा, खासकर इंपोर्टेड चीजों के हवाले से। जो सब जब डॉलर शार्ट हुए तो इन्होंने लग्जरी गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई। मैंने उस लिस्ट को पढ़ा, उसमें क्या था? खवातीन का मेकअप था, खवातीन के महंगे बैग थे, कुत्तों की खुराकें थी, चॉकलेट थे, इंपोर्टेड आइसक्रीम थी।
और 2.5 महीने से ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सके इंपोर्टेड चॉकलेट के बगैर, मेकअप के बगैर। 2.5 महीने के बाद खोल दी गई। लेकिन ये क्या मजाक है? ये आपका क्या ख्याल है, दुनिया नहीं देख रही कि व्हाट आर यू? आप समझते हैं दुनिया अंधी है? बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बेवकूफ बनाया अफगानिस्तान के जिहाद के सिलसिले में, दुनिया बेवकूफी बनती रहेगी। अब वो दौर नहीं रहा। और खासकर आफ्टर फॉल ऑफ काबुल आप इररेलेवेंट हो चुके हैं। पहले अमेरिकन आप पे तवज्जो देते थे क्योंकि अफगानिस्तान में उनके लोग बैठे हुए थे। अब इस वक्त एक भी अमेरिकन वहां नहीं बैठा और वो बता रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे। आपको वो जब भी फैटअप से निकालते हैं, नाक से लकीरें निकलवाते हैं। IMF करते हैं तो उन्होंने लकीरें नहीं निकलवाई, बल्कि उन्होंने और बहुत कुछ किया आपके साथ। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही है कि यू आर इररेलेवेंट। आप खुद वहां कुछ बनाने की कोशिश करें। आप स्वाय पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आप दुनिया को भी बेवकूफ बनाते हैं और पाकिस्तानियों को भी। दुख के साथ ये कहता हूं चौधरी साहब, आपको रूल करने वाले, आपको जलील करने वाले, आपको लूटने वाले सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। सारे ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़ के गए हैं और लूटने के तरीके सीख कर गए हैं। दुख की बात है। आपने अपने इब्तदाइया में कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुबई में बन रहा है। ऐसा ही है, इस तरह ही है ना? बिल्कुल। आप कहाँ हैं? को है आप किसी जगह मौजूद तालीम वाले सिलसिले में? आपके मैं बल्कि अगला प्रोग्राम करूंगा, मैंने पूरा डाटा निकाल के रखा है कि इस पिछले साल के अंदर कितने हुनरमंद लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आपको ढंग का वेल्डर नहीं मिलता पाकिस्तान में। आपके हालात ये हैं। सर ढंग बहुत का तेजी डॉक्टर से, नहीं मिलता। सर मैं ढंग का आपकी बात डॉक्टर यहाँ पे रोक के एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत तेजी से यूथ यहाँ से बाहर जाना चाहती है। आप शायद अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं पब्लिक में जाता हूँ, स्टूडेंट से, यूथ से बात करता हूँ। बिलीव मी, 100 में से तकरीबन 80 to 90% लोग, यूथ स्टूडेंट, यही कहते नजर आते हैं कि भाई हमने तो अप्लाई कर दिया बाहर के लिए, या हम सोच रहे हैं अप्लाई करने का, या हमें मौका मिला तो हम बाहर जाएंगे। बिलीव मी, ये ऐसा हो रहा है। कोई भी अगर किसी को मेरी बात पे शक है, वो सर्वे कर सकता है लाहौर में, वो सर्वे कर सकता है इस्लामाबाद, कराची में। सर बड़े दुख वाली बात है ये कि लोग, मतलब यूथ बाहर जाना चाहती है। पाकिस्तान में अब इंटरेस्ट पाकिस्तानियों को नहीं लग रहा। तो नहीं तो मुझे ये बताएं चौधरी साहब, तो आपको जो चलाने वाले हैं, जो भी चलाने वाले, जो भी हैं तो पाकिस्तानी, तो वो देख क्यों नहीं रहे, सोच क्यों नहीं रहे, कोई प्लान क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? आप मुझे गाइड करें प्लीज कि कोई है कि आपको पता है कि किसी को प्लानिंग है? आपको सरवाइव करेंगे, आप तरक्की किस तरह करेंगे, आप इन कर्जों से किस तरह निकलेंगे? ये कोई मुझे भी बताएं। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा रास्ता बिल्कुल। वो मैं हमेशा यहाँ अमेरिका में यही सुनता रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपकी टनल ही नहीं खत्म हो रही। आपकी पता नहीं टनल जो है वो आगे से बंद है। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है? और मुझे हम बताएं। एट द एंड जब हमारे पास करने, सर वजह मैं जानता हूं, मैं बताता हूं। टनल आगे से बंद नहीं है। टनल में वो वापस जा रहे हैं जिधर बंद था रास्ता। आप जिधर रास्ता टनल में खुला हुआ है, आप उधर नहीं जा रहे, आप वापसी की तरफ हैं। आप वापस जा रहे हैं जिधर रास्ता बंद है टनल का। उधर से तो अंधेरा ही दिखेगा। जब आपके लीडर कहते हैं मदीने की रियासत बनानी है, तो मदीना तो 1400 साल पहले वाली रियासत बनानी है ना। बनाओ भाई, किसने रोका है? लेकिन उसकी तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो आपके साथ देखिए क्या हो रहा है। टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तानी टाइम के साथ पीछे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानियों में रेडिकलाइजेशन घुस चुकी है। उनको सही गलत, अच्छा बुरा ये समझ मिट चुकी है। उनको लगता है कि जो मैंने दिमाग में फीड कर लिया है वही सच है आखिरी, इसके अलावा कोई सच नहीं। हमें क्या यार, करो भाई, तुम्हारा देश है, तुम्हारे लोग हैं, जो करना है उनके साथ करो। 77 साल में जो किया उसका नतीजा दिख रहा है। आगे जो करना है करो, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम है एक नंबर की, क्या कहूं मैं, लालची बेईमान। वो कभी सड़कों पर नहीं आएगी आपके खिलाफ, कभी नहीं आएगी। को कुछ नहीं होता तो यूथ को मोटिवेट करने के लिए हम मिली नगमे, ऐसे ऐसे जज्बाती इमोशनल मिली नगमे बनाते हैं। हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे चाहे स्कूल ना जाएं लेकिन हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे मतलब इन चीजों से मोटिवेट करते हैं हम। मैं चौधरी साहब एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन छोटा सा है कि एक लेटर के ऊपर 55 जलसे एक मजहबी रहनुमा ने किए। अब वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहा है, यार कुछ स्टेटमेंटें दो कांग्रेसमैनों को।
साइफर के ऊपर 55 जलसे किए। ये जो यूथ कहते हैं सामने खड़े होते, मैं तो वो लफ्ज भी कहता, ये यूथ अब उससे पूछती क्यों नहीं है कि यार वो मरासला दिखाते थे 55 जलसों में हमें, आज उनकी मिन्नतें कर रहे हो, हम मुर्शद भी तुम्हें मानते हैं, तुम मजहबी रहनुमा हो, तुम सारा, यार ये हमारे साथ क्या मजाक किया तुम? अब वो पूछता भी नहीं। मेरा यही यही मैं सवाल ये यहां पे करता हूं कि लीडर क्या है, आपके लीडर को डिफाइन किस तरह करते हैं? लीडर के स्पेलिंग ही सीख लो यार, मैं कहता हूं और कुछ नहीं, शायद काम आ जाएंगे। आपको तो लीडर के स्पेलिंग भी नहीं आते। तो लेकिन ये सर मायूस इसमें की है, लेकिन बल्कि हमारा मैं कसूर नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप यूथ की बात कर रहे हैं, हमारी बात करें, इसमें हमारे से ज्यादा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड किया। हमें तो जैसा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा हमने तो वही पढ़ना है, वही समझना नहीं है। हमें बताया जाएगा ये नहीं दुश्मन चल है, सकता। हमने उसको दुश्मन कहना है। हमें बताया जाएगा ये दोस्त है, उसे दोस्त कहना है। अगर हम कुछ उल्ट कहेंगे या इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हासिल करके बात करेंगे तो कहा जाएगा ये पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट बात करता है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है। चौसा मैं ब्लेम करूंगा यूथ को। उसकी वजह यह है कि यूथ ये नहीं देखती कि जिन लीडरों के जलसों में जाते हो, जिनके पीछे जाके कहते हो इनकलाब मुबारक इनकलाब, उनके बच्चे किधर हैं? आपके लीडरान के बच्चे तो सारे लंदन लंदन बैठे हैं, अमेरिका बैठे पढ़ रहे हैं। वो आपको किस किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है? दूसरा मैं ब्लेम करूंगा आपके पेरेंट्स को। अब रात को 3 बजे बच्ची घर आती है, बच्चा 3 बजे घर आके कहता है डैडी मैं जिहाद करके आया हूं, डैडी मैं इनकलाब के लिए कर रहा हूं, तो उसको पता नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है। यार आप कैसी बातें करते हैं? आप खुद तरक्की की तरफ जाने नहीं चाहते। ये सामने खड़े हुए मदारी जब आपको जो कहते हैं कि बाहर निकलो हकीकी आजादी के लिए, इस गुलामी से मौत अच्छी, उनके अपने बच्चे किधर है? आप ये नहीं, आपके आप में कॉमन सेंस ही नहीं है कि देखें कि जो हमें गुमराह कर रहे हैं उनके बच्चे किधर हैं? यार हम भी वहीं जाके पढ़े जहां इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट पढ़े जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा है कि आपके लीडरान के बच्चे के सर? और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं की बात नहीं है, जो ये आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, जो गरीबों के बच्चों को अपने कैंपों में ले जाते हैं, जिन्हें जिहाद के नाम पर और इस्लाम के नाम पर भारत में भेजते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे कहाँ हैं? जो भी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो अपने नेताओं से पूछे कि तुम्हारे बच्चे यहां क्यों नहीं हैं। और जो भी कैंपों में अपने बच्चों को भेज रहा है, आतंकवादी कैंपों में, वो उनके लीडरान से पूछे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, जिहाद क्यों नहीं करते तुम्हारे बच्चे कश्मीर में क्यों नहीं जा रहे हैं लड़ने, हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं? पूछो, सवाल पूछो। लेकिन तुम लोगों को तो इस्लाम का चूरन दिया गया है, वो चूरन खाओ और मस्त रहो, बच्चे पैदा करो और मस्त रहो बस। करें। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा चॉइस से, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज आप एक पूरा प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के बच्चे कहां हैं, किन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। खुदारा अपनी यूथ, अगर आप खुद को यूथ समझते हैं, यूथ के रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, एक पूरा प्रोग्राम करके इनको बताएं कि आपके साथ तो एक अभी तक आके सजी कि मैं मार रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान की बात इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन उस पर कितना वर्क हुआ ये सबके सामने है। कोई मतलब उस नहीं, रोशन पाकिस्तान नहीं, उसमें चॉइस साहब वो प्लान था ओवरसीज पाकिस्तानी के बैंक अकाउंट खोल के उनके पैसे पाकिस्तान लाने का प्रोग्राम था। ये ना कहें कि वो पाकिस्तान में अमेज़न के सेंटर खोल रहे थे, वो यहां से चाइना का ट्रेड करना चाहते थे। वो लेकिन पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट वो रोशन प्रोग्राम भी नहीं, रोशन प्रोग्राम मैं उसकी प्रेजेंटेशन में बैठा हूं कई दफा। वो रोशन प्रोग्राम था कि बैंकों के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजे ताकि हम लंदन में कारोबार कर सके, वो ये प्रोग्राम। लेकिन पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट इसी तरीके से की गई कि भाई पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जा रहा है, रोशन किया जा रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट की गई। लेकिन डिटेल में जाएंगे बहुत सी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि हैरान होंगे देखने वाले। सर मुझे एक सवाल बताइएगा, जो मैं ये चाहता हूँ अगर पाकिस्तान की यूथ या पब्लिक, चलिए मोटा मोटी बातें हो गई, आपने देख लिया कि डिजिटल पाकिस्तान का क्या हालत हुआ है। डिजिटल पाकिस्तान की हालत कैसी है मैंने आपको दिखाया, वहां के बंदे बोल रहे हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान अब उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। पाकिस्तान जो करना चाह रहा था उसमें वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान जो दिखाना चाह रहा था उसमें वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान के पास अब इस्लाम की शील्ड के अलावा कुछ बचा नहीं, और ये पाकिस्तान के लीडरान बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो इस्लाम का नाम लेते हैं।
वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो यहूदी करते हैं, इजराइल करते हैं, यही करते हैं। और इसमें ना इमरान खान पीछे रहे हैं, वो भी पैगंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना इसमें बाकी के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये लोग भी नहीं रहे हैं। हर किसी के पास जवाब है इस्लाम 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 इस्लाम। लेकिन उस इस्लाम को जिस तरह से वेपनाइज किया पाकिस्तान ने, वो वेपन खुद उसकी तबाही की वजह बन गया है। आपके पास बिजनेसेस नहीं है, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अभी खबर आई है 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज आपकी बंद हो चुकी हैं, एकदम लेटेस्ट खबर है। और उसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की नौकरी चली गई। आप समझ रहे हैं कि उन 2 लाख लोगों का, बेचारों का क्या होगा? कहां से रोटी कमाएंगे, कहां से बिजली का बिल भरेंगे, कहां अपने बच्चों को खिलाएंगे? लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान की आवाम को भी फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि चलो यार, मेरे घर में नहीं हो रहा है ना, पड़ोसी के घर की नौकरी गई है, छोड़ो यार, क्या करना है। जिस दिन मेरे घर में आग लगेगी उस दिन सोचेंगे। तो जिस दिन ये टेंडेंसी आपके दिमाग में घुस जाती है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है ना, मुझे क्या चिंता है, तो समझ लो कि आपका अंतकाल चालू हो गया है, आप खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बता रहा हूं, मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है, अगर ईरान से लड़ाई छिड़ गई इजराइल की, यकीन मानिए पाकिस्तान के दरवाजे पर लड़ाई पहुंचेगी। और पाकिस्तान को खा लिया जाएगा। यकीन मान, खाने का मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान पर आके कोई कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान को इस कदर कमजोर कर दिया जाएगा, इस कदर कमजोर कर दिया जाएगा कि आपसे रेंगा भी नहीं जा सकेगा। आप सूडान, सीरिया ऐसी वाली स्थिति में पहुंचेंगे बहुत जल्द। कई पाकिस्तानियों को लग रहा होगा क्या ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा। एनालाइज करो जाकर खुद को, दिमाग होगा तब तो करेंगे। एनालाइज करो कि तुम्हारा देश किस मुहाने पर आ गया और किधर आगे बढ़ रहा है। नहीं समझ पा रहे हो, सॉरी टू से, मरोगे। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वाई मुस्लिम कंट्री रिस्पेक्ट इंडिया सर्वाइव, पता चला गया? कोई रिस्पेक्ट नहीं, मफादात है मेरे भैया को अपने। और क्या रिस्पेक्ट होती? वो 6-7 कंट्री मुस्लिम कंट्री ने अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया, और क्या रिस्पेक्ट होती है? चले मफादात तो मान लिया, जो ये देख कोई रिस्पेक्ट नहीं यार मैं मफादात मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ मफादात हैं कि आप उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, यूपीएच, वो जो मोदी साहब को उधर उनको मिल रहे हैं अवार्ड, वो फिर क्यों मिल रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों मिल रहे हैं। मैं तो एक चीज़ को मानता हूँ कि आज के टाइम में जो अभी ये टाइम चल रहा है, इसमें कोई किसी की कोई अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम भूल गए। मलेशिया ने ये कहा है इंडिया को कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक है, इंडिया अगर प्रोवाइड करता है हमें उसके खिलाफ सबूत, तो हम उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये मलेशिया के स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको अब क्या लगता है कि मलेशिया क्या करें? क्या इंडिया प्रोवाइड करेगा, या क्या किया होगा इंडिया में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिसके लिए वो मतलब ये सबूत मांग रहे हैं या ये कार्रवाई करने का एक इंडिया दे रहे, इंडिकेशन दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये तो मैं भी बात कर रहा था कि अगर आपके पास वाकई को सबूत थे तो आपने क्यों नहीं दिए? आपने यूएनओ में क्यों नहीं गए? वो इतना बड़ी हस्ती है, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए वो एक नुमाइंदा है, ऐसे ही है। तो उस पर अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो मेरे भाई सबूत दें। ये तो अच्छी बात है, अगर उनसे आपने मांगा तो उन्होंने भी यही बात की है, उन्होंने कोई नई बात तो थोड़ी की है, तो भाई दे सबूत। नहीं, नई बात जरूर है। सब मेरी बात सुन। एक है वो मलेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, पहली बात है मुस्लिम कंट्री, बहुत मेजॉरिटी में मैं कहता हूँ आई थिंक 90+ मुस्लिम यहाँ पर। पहली बात तो ये है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि वो अपने एक बहुत बड़े स्कॉलर, बल्कि अपने नहीं, वो मेरे भाई ने एतमाद है उन पर, मैं ये बात करता हूँ, उन्हें एतमाद है तभी उन्होंने ये बात की। अब तक क्यों नहीं कहा? अब क्यों कहा? मेरी बात सुनो, हर इंसान को रोकने, हर वो अपने अपने मुल्क के एक तरीकाकार है, उन्हें रोकने के लिए एक भाई जवाब, वो उनकी लीगल बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको दे रहे हैं,
उन्होंने एक जवाब दिया सामने से कि मियाँ अगर आपके पास कोई है ऐसी बात तो आप सामने लेकर आए। इसमें अब एक बात है गौर से समझना, अगर वो डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत मांग रहे हैं तो उसका दूसरा मतलब यह है कि मलेशिया इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक। और यार ये तो आपकी सोच है ना, ये तो यार जब इंडिया एक ब्लेम करता है डॉक्टर जाकिर नाइक पर, उसके सामने कंट्री अब देखेगा कि ये इंडिया मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर तो इंडिया मलेशिया के लिए इंपॉर्टेंट ना होता तो वो उसके ब्लेम को भी नज़रअंदाज करता। इंडिया मलेशिया के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, वो अपने मजहबी सबसे बड़े मजहबी स्कॉलर के खिलाफ सबूत मांग रहे हैं कि अगर सबूत देते हो तो हम कार्रवाई करेंगे, जिसका मतलब है मलेशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इंडिया की। रिस्पेक्ट और सपोर्ट को नहीं करता, ये एक जवाब होता है हर मुल्क के पास अपना। अगर बिलफर्ज अमेरिका हमारे यहाँ से लोग चले जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, बिलफर्ज का लोग तुर्की में चले जाते हैं या यूएई में चले जाते हैं, तो हम मांगते हैं क्या इसने हमारे मुल्क में ये जुल्म किया, तो वो ज़रूर कहेंगे कि ठीक है भाई आप उसके खिलाफ हमें को सबूत दें। ये तो एक नेशनल सी बात है जो मैं भी यहाँ पर बैठ कर कहता हूँ। अब बस सोचना यह कि अगर इंडिया सही खातिर खा को सबूत प्रोवाइड ना कर सका तो ये इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती है, ऐसी बेइज्जती कि जो वो सारी जिंदगी नहीं ठीक है ना। अगर इंडिया प्रोवाइड कर देता है तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए बहुत परेशानी होने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, वो कोई आम सा बंदा नहीं है कि मलेशिया उठाकर दे देगा इंडिया को। अगर आप वो कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है भाई। क्या और दूसरी बात ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक की हेल्प के लिए या उसकी सपोर्ट के लिए कोई एक मुल्क मलेशिया नहीं बैठा हुआ, समझ में आई मेरी बात। अगर ऐसी कोई 2 नंबरी उसके साथ की जाती है ना इंडिया की तरफ से, तो उसके लिए काफ़ी इस्लामिक मुल्क बैठे हैं मेरे भाई, और वो वाहिद तो बनता आप बुला लो पाकिस्तान में उसको, तो हो सकता है कि वो भी पाकिस्तान में आ जाए। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। बुलाते क्यों नहीं? ये तो भाई उसकी अपनी मर्जी है, वो जिस मुल्क में। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी साहब तारिक साहब कह रहे थे कि गए हैं फ्रांस में यूएई में। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि फ्रांस के अंदर भी यूपीआई सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लोग साथ यूएई के अंदर तो दिखा रहे हैं 60,000 आउटलेट्स में दुकान शोज शॉप्स वगैरह जगह जो है वहाँ पर जो है मतलब कि यूपीआई सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। बल्कि आई थिंक वो कह रहा है कर दिया गया 60,000 प्लेसेस या आउटलेट्स। तो यार एक तो ये फेंकते बहुत बड़ी बड़ी हैं। अभी मैंने रिसेंटली 1 साल पहले जो वीडियो की थी ना, वो वाइट गोल्ड पर क्या यार उसका नाम लिथियम पर, तो इन्होंने इतना बवाल मचाया उस चीज़ का कि मुझे वाकई लगने लगा कि ये इतनी मात्रा में इनके पास है और ये कारआमद है, अभी कारआमद है। तो ये तो बहुत ध्रुव राठी साहब की वीडियो देखी, उसमें उन्होंने कहा कि निकला है, अभी इसका प्रोसेस चल रहे हैं, अभी इसको टाइम लगेगा। तो ये ऐसी हर काम को टाइम लगता है। तो ये 60,000, मुझे एक बात बता कितना रकबा ज़रा ज़रा कितनी शॉप्स होंगी वहाँ पर? पता नहीं मुझे, मैं तो कोई लाखों करोड़ों में शॉप्स है जहाँ पर इन्होंने अभी तक 60,000 में लगा भी दिया। हवा में शापर छोड़ने वाली बात कर देते हैं। होगा, मैं ये नहीं कहता, आप छोड़ते हैं वो सबूत साथ लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं किए होंगे आम दुकानों पर ऐसे काम, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में मैं नहीं मानता अभी तक। शापर तो आप छोड़ते हैं, वो भी छोड़ते हैं। मैंने काफी वो सबूत भी है लोग सर ने। मैं स्क्रीनशॉट जो लगाया होता है मेरे भाई, उसका एतबार नहीं करता। आपको वाकई ऐसे में लगता है तो वहाँ की कितने ब्लॉगर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं इंडिया के, ऐसे ही है आपकी वहाँ पूरी दुनिया में, जाहिर बात है वहाँ पर भी होगी। कोई ब्लॉग बनाकर दिखाएं। चलें हमने ये आगे बढ़ते हैं। मैं तारिक साहब ने बातें आज काफ़ी शानदार की हैं, मैं उनकी इन बातों पर अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि हम जिहाद है, जिहाद कहते हैं। हमारे 300 बच्चे मारे गए वो जो समंदर में मारे जाते हैं, हम जिहाद करते हैं। हम जिहाद क्यों नहीं करते गुर्बत के खिलाफ? हम जिहाद क्यों नहीं करते बेरोजगारी के खिलाफ? वो कहता है इतने अरबों डॉलर की, कितने बता रहे थे कि वो हमने फायरवॉल पर लगा ली है, और वो बेचारे फायरवॉल जो फ्रीलांसर है बेचारे, उनकी भी बातें सच थी। वो कहते हैं कि ये जो हमारे डिसीजन मेकर है ना, ये डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं, उन्होंने कभी मुझे लगता है कि ये फायरवॉल क्या है? फायरवॉल मुझे मेरा जो दिल मानता है वो फायरवॉल से इंटरनेट स्लो नहीं हो सकता। इंटरनेट को वैसे स्लो डाउन खुद जानबूझ के किया गया। आई थिंक कोई उनको होगा पीटीआई, सारी बात पीटीआई को नकेल डालने की जा रही है। पता है हमारी आर्मी को पीटीआई हमारी जरूरत से ज़्यादा पावरफुल हो गई है, तो अब उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ना कंट्रोल, ये सारा कुछ पीटीआई इमरान खान को
नीचा दिखाने के लिए मिस्त्री मुनीरा कर रहा है। मिस्त्री मुनीरा हमारा जो है कभी मिल जाए बम से उड़ा दूंगा उसको, मिस्त्री मुनीरा को, कितनी नफरत है। अच्छा बात करें क्या हो रही थी? बम भी मुझे मिल जाएगा भी और मिस्त्री मुनीरा भी मिल जाए, उड़ जाएगा सारा। हम उनको पता ही नहीं हमारा मुल्क किधर जा रहा है। वो बैठे एसी के नीचे बैठ के फसल लगा देते हैं, फाले का फ्रीलांस से बेचारे मर रहे हैं। और बिजली के बिल कहाँ चले गए हैं, पेट्रोल कहाँ चला गया है। हमारी लाखों के लोग डेली बेसिस पर हज़ारों लाखों लोग फॉरेन कंट्री बेचारे अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा कर, हमारे गाँव से बेचारे वकास भाई को आप जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जो हैं वो वकास भाई बेचारे अपने घर बार बेचकर बीवी बच्चे किसी के आसरे पर छोड़कर, बीवी बच्चे इधर रेंट पर उन्होंने मकान लिया हुआ है हमारे यहाँ, वो पीछे किसी और शहर से थे, पीर माल के थे, तो वहाँ से वो अपने जिस घर के अंदर उसके वालदैन रहते थे ना, माँ बाप भाई बहन सारी भाभियाँ और सारे रहते थे, वो घर उसने बेच लिया। वो बेच के वो बेचारा अभी बैठा है कहाँ पर, 0 पॉइंट पर, लीबिया और इटली की डंकी इधर से चला गया, पहुँच गया लीबिया, इधर से गया दुबई से डंकी लगाई आगे अब लीबिया पहुँचा। बड़ी मुश्किल से कल मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, वो वॉइस मैसेज उन्होंने किया था कि भाई अलाउ नहीं है। वो बड़ा स्लो बोल रहा था कि हम जंगल में हैं, बल्कि हम इतनी प्रेशर में कि हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, फिर भी आपका मैसेज आया तो मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। वकास भाई की बात करो, वकास भाई आप देखेंगे पूरा पॉइंट यार बात करो। बात मैं ये कर बात कर सब्र कर ले, तुम इतना काले तो चले जाओ सो लो जगह ना लो। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे गाँव से हमारे खुद रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले, हमारे करीबी दोस्त अपने घर बार बेचकर अपने उस घर को जो उनके लिए आखिरी सरमाया था वो बेचकर भी निकल गए। ये हालात कर दिए हैं। हम भी तैयार हैं, कभी हमें भी अगर मौका मिल गया तो हम भी भागेंगे, रुकेंगे हम भी नहीं हैं। वो तो आप जैसे जैल है, मरते हैं तो मरते रहें, क्योंकि आप लोगों को तंग करना है। आप जिन्होंने लोगों को तंग करने के लिए इधर मौजूद है उन्होंने तो करना ही करना है। खैर चले, खैर चलते हैं आगे। ये हालात हमारे इस मौजूदा गवर्नमेंट ने कर दिए इस पाकिस्तान के अंदर, और हमारे मिस्त्री मेरे हैं, और लेकिन उसको लगता है कि पता नहीं मैं बड़ा 30 मार खाऊँ, मेरे लिए दुनिया पाकिस्तान के लोगों के अंदर बड़ी मोहब्बत है। घंटा भी नहीं है तुम्हारे दिल, हमारे दिल में आपकी मोहब्बत घंटा भी। डरा धमका कभी ऑन खोसा को उठा लेते हो, कभी फराज, इतने यार बुज़दिल लोग तुम। एक शेर से, एक शायर से डर गए, कोई वो मिसाल लेकर खड़ा था वो उसके यार तुम्हारी गिरने की भी कोई औकात है, तुम अपनी औकात से ज़्यादा गिर चुके हो, एक्सपोज हो चुके हो। नफरत है तुम्हारे लिए हमारे दिलों में, नफरत है, बस नफरत। आपने जो सत्यानाश कर दिया हमारे मुल्क का हमें पता है। चले खैर, मदीना की रियासत की बात आई लोग सर, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग और मेरा मर्जी का टॉपिक है। लोग सर को शायद पता नहीं कि इमरान का जो मदीना रियासत की बात करते हैं और गंजे टकले को नहीं पता, तारड़ को, उसको पता नहीं कि मदीना रियासत का कंसेप्ट असल क्या है। मदीना का रियासत का सबसे बड़ा कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, जो इमरान खान अक्सर बात करते हैं। मदीना की रियासत का मतलब ये नहीं कि हम घर उनकी तरह बना लेंगे। मदीना की रियासत का मतलब ये नहीं कि हम खज्जियों की छतें बना लेंगे। मदीना की रियासत का मतलब ये नहीं कि हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। मदीना की रियासत का मतलब है रूल ऑफ लॉ, मदीना की रियासत का मतलब है सिंपलिसिटी, मदीना की रियासत का मतलब है ईमानदारी, नो करप्शन, मदीना की रियासत का मतलब है बहादुरी, मदीना की रियासत का मतलब है शुजात। मैं क्या क्या आपको मतलब दूँ, भाईचारा। आप पता नहीं किस सेंस में ले लेते हैं लोग, सर थोड़ा इस दिमाग को इस्तेमाल किया करो। जब मदीना की रियासत का कंसेप्ट आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो सेम तरीके, मदीना की रियासत मतलब है कि मदीना की रियासत के अंदर रूल्स किस तरह के थे, मदीना की रियासत के अंदर चीज़ें क्या थी, मदीना की रियासत के अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मदीना से एक अंबिया कराम, एक नबी की जमात उठी और फिर दुनिया पर गालिब आ गई है। वो कंसेप्ट है, वो है जदीद तालीम। मेरे भाई जदीद छोड़ दें, जदीद को भी छोड़े। सबसे बड़ी बात है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं हदीस से आपको बता देता हूँ कि एक कबीले की एक औरत ने चोरी की थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुंह बोले बेटे थे, एक सहाबी थे बड़े प्यारे, उनको सिफारिश के लिए भेजा गया। क्या हाँ, आई थिंक मुंह बोले बड़े लाडले सहाबी थे, उनको भेजा गया कि आपकी बात मान लेते हैं, आप जाएं उनको रिक्वेस्ट करें कि इस औरत के हाथ ना काटे जाएं। तो वो बिरादरी की औरत थी, ठीक है।
तो हज़रत उसामा जब पैगाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं आलोक सर के लिए एग्जांपल सेट कर रहा हूँ क्या कि उनका दिमाग खुले, मदीना की रियासत थी क्या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो पहुँचे लेकर पैगाम, तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये पैगाम, ये रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा। आपसे पहले कौमें सिर्फ इसी वजह से रूइन हो गई हैं, तबाह हो गई थी कि वो मजलूम पर जुल्म करते थे और जो पावरफुल होता था उसको हाथ नहीं डालते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो आज मैं उसके हाथ कटवा देता। ये थी मदीना की रियासत। और काटेगा उसका हाथ। फिर एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मदीना की रियासत पर लोग सब ने क्रिटिसाइज किया, मैं भी फिर कपड़े उतारूंगा। आपको फिर कंसेप्ट ही नहीं पता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ज़्यादा थे, उनसे हो गई थी कोई गलतकारी हो गई थी, साबित हो गई तो सब ने कहा, उनकी अपनी वालदा ने रिक्वेस्ट की कि आप छोड़ दें आपका बच्चा। उन्होंने कहा कि नहीं, कहते हैं कि वो उनको कोड़े मारे गए, 80 कोड़े मारे गए, मर गया 80 पहले कोड़ों में मर गया था, पीछे 10 कोड़े बच गए थे। जब वो दफन हो गया था उसकी कब्र पर 70 कोड़े मारे गए। ये थी मदीना की रियासत। रूल ऑफ लॉ है सबसे बड़ा मदीना की रियासत, ईमानदारी है सबसे मदीना की रियासत। ये इमरान खान बात करते थे। आप पता नहीं कहाँ दिमाग काम करता है, किसको आप क्रिटिसाइज करने बैठ जाते हैं। अगर आप काउंटर करते हैं तो मैं भी इस मामले पर, आप मदीना की रियासत एक कंसेप्ट है, उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि आप तलीम नास, मगर मदीना की रियासत ये सबसे पहले ये कहा गया इकरा। पहली आयत हमारी क्या आई है? दुनिया को तालीम देने वाली हमारी पहली आयत हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत इकरा आई है, पढ़ो। तुम पता नहीं किसको मदीना की रियासत यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? यार वो सब भाई मैंने सारी बातें एक बात कर दी है। मदीना की रियासत का मतलब है स्टडी, मदीना की रियासत का मतलब है इंसाफ, मदीना की रियासत का मतलब है रूल ऑफ लॉ, मदीना की रियासत का मतलब भाईचारा। और भाईचारे पर अगर मैं इधर आपको एग्जाम्पलें देना शुरू हो जाऊँ ना तो दिन हो जाएगा। और अगर मैं रूल ऑफ लॉ पर मदीना की रियासत की एग्जाम्पलें देना शुरू कर दूँ तो 2 दिन गुजर जाएंगे। एक कंसेप्ट है मदीना की रियासत, ये नहीं कि आप उसी तरह के हो जाएं, 1400 साल पीछे चले जाएं। वो कंसेप्ट क्या थे, वो क्या ऐसी चीज़ें थी कि एक मदीना पर, बेसिक चीज़ें क्या, मदीना में एक छोटी सी जमात ने पूरी दुनिया पर गुलबा पा लिया। ये है मदीना की रियासत, जो पूरी दुनिया को भाईचारा, रूल ऑफ लॉ, जिद्दत, तलीम, इकरा। पल ये याद इकरा जो कहते हैं कि जिद्दत नहीं है इस्लाम में, वो झूठ बोलते हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं। जिद्दत मुसलमान मर्द औरत पर तलीम का हासिल करना, फ़र्ज करार देना, ये है मदीना की रियासत। और माँ की गोद से लेकर कब्र तक, बेटी से रिश्ता करते वक्त बेटी से इजाज़त लेना, ये है मदीना की रियासत। कितनी मिसालें दो, हमारे बस इंटरप्रेट गलत करते हैं हमारी मदीना की रियासत को। इमरान खान जो मदीना की रियासत का नारा लगाता था वो सबसे पहले कहता था रूल ऑफ लॉ। आर्मी वाला है, चीफ जस्टिस है, कोई भी है, सब भाई हमारे पास जो कल हमारा मतलब कज़न आया था, वो इंग्लैंड में रहकर आया, वो कह रहा था कि मेरा दोस्त था, उसने आर्मी में इंटरव्यू दिया, मतलब पेपर देने वाला था, तो उसके पास एक इतनी मोटी बुक थी, था वो इंग्लिश ही। उसने कहा कि मुझे इस कमांडर के बारे में पढ़ना है। उसके कमांडर का पता क्या लिखा हुआ था ऊपर बुक के ऊपर? खालिद बिन वलीद। उसने कहा कि मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है, लेकिन मुझे पेपर देना पड़ेगा। यार ऐसे भाई कहीं आप और चले जाते हैं, बस मैंने जो बात करनी थी मैंने बात कर दी लोग सर को। और ये कंसेप्ट है, ये कोई ये नहीं है कि कोई एक घर है या कोई मतलब के कोई एक दीवारें हैं, दीवारों को मदीना की रियासत कहा गया है, गलियों को मदीना की रियासत कहा गया, नहीं, कंसेप्ट को कहा गया है। ये एक ज़ाब्ता है, ज़िंदगी है जिसको मदीना की रियासत कहा गया है। इस पर कभी डिबेट करनी हो तो आज ना मैदान में मैं बताऊंगा क्या थी मदीना की रियासत जो इमरान खान कहते थे। आज गोरे उस मदीना की रियासत पर फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया करती है मेरे भाई। ठीक है ना, गोरा फॉलो करता है मदीना की रियासत को, हम नहीं कर रहे। इसी वजह से आज हम जलील है, जिससे हम करना शुरू कर दें। रूल ऑफ लॉ हो गया, ये फिर वही मुस्लिम है जिन्होंने फिर पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानियाँ की हैं। चलें ख्याल, ये स्पेशल था मेरा आंसर आलोक सर के लिए। तो मदीना की रियासत कोई दीवारें नहीं है, मदीना की रियासत कोई अवाम नहीं है, मदीना की रियासत कोई गलियाँ कुच्चे नहीं है, मदीना की रियासत कोई इलाका नहीं है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। मदीना की रियासत एक कंसेप्ट है, एक ज़ाब्ता है, अखलाक है, वे ऑफ लाइफ है। मिलता है वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।